नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अज्जू चैनल में। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्क के बारे में। क्या है सार्क, सार्क का उद्देश्य क्या होता है और इसका प्रभाव, सार्क में भारत का क्या महत्व है और इसका क्या योगदान है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सार्क क्या है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वहीं हिंदी में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। ये संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। वहीं 3 अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बना लिया गया। हम देखेंगे सार्क का इतिहास क्या है। 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। मई 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर रखा गया था। अप्रैल 1981 में 7 देश के विदेश सचिव कोलंबो में पहली बार मिले। वहीं इनकी समिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए 5 व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। सहयोग के नए क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में जोड़े गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पर्यवेक्षक देशों के बारे में, यानी ऑब्जर्वर देशों के बारे में। इनकी संख्या 9 है और इसमें देश शामिल हैं अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। So students, now you will be thinking that what kind of work these country do here, right? तो इन 9 देशों का काम यह होता है कि जो सार्क सम्मेलन होता है इसमें ये देश पार्टिसिपेट हिस्सा नहीं लेते हैं, बस निगरानी रखते हैं, नज़र रखते हैं उन राष्ट्रों पर जो इसके मेंबर है, उस पर नज़र रखते हैं कि ये अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इन देशों का सिर्फ यही काम होता है। सार्क संगठन के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो सबसे पहले उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण बढ़ाना और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। दूसरा, आपसी विश्वास एवं एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाना। तीसरा, सार्क देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना। चौथा, दक्षिण एशिया में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में सहयोग बढ़ाना तथा देशों के बीच इन विकास में तेजी लाना है। इसके बाद है 5वां, साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सार्क का उद्देश्य स्पष्ट होता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच विभिन्न प्रकार के सहयोग को बढ़ाना है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो इसका प्रमुख उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना है और इसी कारण से इसे कहा गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब आपसी संगठन के माध्यम से विभिन्न देश एक दूसरे के हितों को समर्थन करेंगे और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने जो सदस्य देश हैं उनके हितों के पूर्ति हेतु के समर्थन हेतु प्रयास करेंगे। तो ये था सार्क का प्रमुख उद्देश्य। ये अब हम देखेंगे इसके महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है। महासचिव की नियुक्ति वर्णमाला के क्रम अनुसार की जाती है, यानी अल्फ़ाबेटिकली होती है। जैसे कि जिस देश का नाम ए से स्टार्ट होगा उसका महासचिव पहले बनाया जाएगा। जैसे कि अफगानिस्तान है तो उनका महासचिव, उस देश का महासचिव पहले बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं सार्क में भारत की क्या भूमिका है। अगर देखा जाए तो सार्क में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत जो है सार्क में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है। तो इसी कारण से किसी भी संगठन में जो सबसे बड़ा देश होता है एक तरह से उसी की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसी संदर्भ में हम समझेंगे सार्क में भारत की आखिर क्या भूमिका है। भारत की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि अगर सार्क से बाहर निकाल दिया जाए तो सार्क का कोई औचित्य नहीं रहेगा। भारत सार्क में जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा अर्थव्यवस्था के लिहाज से 70% हिस्सेदारी है, जो निश्चित ही भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वहीं अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत सार्क देशों में सर्वाधिक व्यापार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से करता है।
सार्क देशों को भारत 17.5 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जबकि आयात मात्र 2.5 बिलियन डॉलर है। वहीं अगर कूटनीतिक दृष्टि की अगर बात की जाए, सार्क देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारत से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक रूप से भारत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऐतिहासिक रूप से कभी ना कभी भारत के भाग ही रहे हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान को देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की चर्चा हम जानते हैं कि मौर्य काल में या भारत का एक ही भाग था। पाकिस्तान को देखा जाए तो स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान भारत का ही भाग था। इसी क्रम में नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि देशों को ही देखा जाए तो भारत से इसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही निकटता इन देशों की भारत और कूटनीतिक स्तर से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सार्क देशों में। ही अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक निकटता रही है इन सार्क देशों में। भारत का सॉफ्ट पावर प्रारंभ से ही रहा है, जो भारत के महत्व को स्पष्ट करता है। अगर इसके अन्य सहयोग की बात करें तो भारत समय समय पर सार्क देशों के साथ सहयोग करता रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव आदि देशों को अधिसंरचना, आपदा, पर्यटन, शिक्षा, तकनीकी, आर्थिक सहयोग, निवेश उपलब्ध कराता रहता है। भूटान अफगानिस्तान की कई परियोजनाओं में भारत सहयोग कर रहा है। दक्षिण एशियाई सैटेलाइट सार्क सैटेलाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सार्क में भारत की बहुत ही बड़ी भूमिका है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से की बात की जाए या चाहे कूटनीति की बात की जाए। अन्य सहयोग की बात करें, यदि अगर हम भारत के सार्क से बाहर कर दें, निकाल दें, निश्चित ही सार्क का कोई औचित्य नहीं रहेगा। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के संबंध में कड़वाहट आई, उसके कारण भारत ने सार्क की जो बैठक होने वाली थी उसका विरोध किया और कुछ अन्य देशों ने सार्क में भारत का समर्थन किया। तो इस कारण से सार्क की बैठक ही स्थगित हो गई और अभी तक बैठक नहीं हो पाई है। हो सके तो आने वाले समय में इसकी बैठक दोबारा हो। अब बात करते हैं कि सार्क की अस्थिरता के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले बात करें तो भारत पाकिस्तान संबंध। अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा कारण पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है, तो उसके कारण संबंध में जो कड़वाहट, वो एक बहुत ही बड़ा कारण है कि दोनों के संबंध खराब हुए हैं। और यही कारण है कि हाल ही के दिनों में देखा जाए तो दोनों के संबंध में कड़वाहट का बहुत बड़ा कारण यही है। इसी क्रम में भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक सहमति का अभाव है और सैन्य संघर्ष के कारण भी दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। वहीं अगर क्षेत्रीय व्यापार की स्थिति देखा जाए तो बहुत ही चिंताजनक है। सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार ना के बराबर प्रगति हुई है। तो इस संगठन का एक उद्देश्य ये भी था कि सार्क के जो देश हैं, विभिन्न देश आपस में क्षेत्रीय व्यापार को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है, बढ़ाने की वजह ये उल्टा घटता ही गया है। तो जब क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा नहीं तो सहयोग कैसे बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार एक सहयोग को, संबंध को मजबूत बनाने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्क की अस्थिरता का कारण क्षेत्रीय व्यापार ना के बराबर प्रगति हुई है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार जो होता है उनकी कुल व्यापार का 3.5% ही है। तो 3.5% बहुत कम व्यापार है सदस्य देशों के बीच, जबकि ये होना चाहिए था कि सदस्य देश दोनों आसपास हैं, तो जो सदस्य पड़ोसी देश हैं इनके बीच जब व्यापार बढ़ेगा तो निश्चितता ही रूप से ये व्यापार पर बहुत ही सार्थक रहेगा। और अगर ये व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता है तो उनके बीच सहयोग और विभिन्न प्रकार से संबंध भी बढ़ेंगे। के बाद देखते हैं संपर्क संरचना का अभाव। तो व्यापार कब बढ़ेगा, जब आपके पास कनेक्टिविटी की सुविधा होगी, सड़क की सुविधा होगी, संचार की सुविधा होगी, विभिन्न प्रकार की जो पहुंच है वो सुविधा होगी। अब चीन जो है BIR प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य ये है जो कि उसके व्यापारिक उद्देश्य हैं, उसके हितों की पूर्ति करना चाह रहा है। और हितों की पूर्ति कब होगी, जब संपर्क बढ़ेगा। तो जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसका एक प्रमुख भी उद्देश्य भी ये है
तो भारत और सार्क जो देश हैं इनके बीच सबसे बड़ा कारण यही है कि संपर्क सुविधा का अभाव है। वहीं नेपाल में देखें तो पहाड़ी इलाका है, बांग्लादेश की तरफ देखें तो दलदली इलाका बहुत सारा है, पाकिस्तान की भी तरफ अवसंरचना का अभाव है। कहने का मतलब है कि सड़क और परिवहन की सुविधा है वह अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितना होना चाहिए, क्योंकि जब आपस में संपर्क बढ़ता है तो निश्चितता ही हमें क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि इस दिशा में पहल भी की गई थी और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल थी BBIN। ये जो BBIN था ये सार्क देशों में जो बुनियादी ढांचा है उसकी खस्ता हालत को ठीक करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई थी। लेकिन ये पहल भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच होने वाला था, लेकिन भूटान के असहयोग के कारण, भूटान के असहमति के कारण ये अभी तक सफल नहीं हो पाया। और यदि ये BBIN बन जाता, इसमें काम हो जाता तो निश्चित ही इन देशों के बीच व्यापार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता। इसके बाद हम देखेंगे आपसी सहमति का अभाव। तो कई बार ऐसा होता है कि इन देशों के बीच कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें सहमति नहीं बन पाती है, जैसे कि हम BBIN को ही ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो 2017 में जब BBIN को प्रारंभ करने की जब बात चल रही थी तो उसी समय 2017 में भूटान द्वारा ये घोषणा की गई कि वो BBIN मोटर वाहन समझौते को आगे बढ़ाने हेतु सहमत नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसने पर्यावरणीय कारण भी दिया था। दरअसल भूटान ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस पहल से उसके राजमार्ग पर उस पर अतिरिक्त वाहनों का बोझ पड़ेगा जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। तो भूटान अपने वायु क्षेत्र में वायु प्रदूषण ना हो इस कारण से इस पहल को उसने मना कर दिया था। तो एक तरफ अब देखा जाए तो असहमति भी सार्क की अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि कुछ पॉइंट जिसके कारण सार्क की अस्थिरता अभी तक बनी हुई है। अब बात करते हैं सार्क में सुधार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सुधार के उपाय के रूप में सबसे पहले हम वही लिख सकते हैं कि BBIN जो संपर्क के लिए बनाया गया था उसमें सुधार किया जाए, या तो थोड़ा बहुत संशोधन किया जाए या फिर भूटान की सहमति का इंतजार किया जाए कि भूटान आज या कल जब सहमत हो तो कन्वेंस किया जाए कि भाई भूटान आपके कारण ही यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, या तो आप सहयोग या फिर सब सदस्य मिलकर भूटान को इस परियोजना से BBIN परियोजना से बाहर निकाल दे, तो कम से कम 3 देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। तो यह एक उपाय हो सकता है। इसके बाद दूसरा उपाय सीमित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए सार्क के जो सदस्य देश हैं इनके पास संसाधन अभी ज़्यादा उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब संसाधन आपके पास कम उपलब्ध हैं तो आप उसी संसाधन के अनुसार अपना जो काम है कार्यक्रम निर्धारित करें, यानी सीमित मुद्दों को रखना चाहिए। जैसे कि अगर आतंकवाद के मुद्दे हैं तो पहले उस आतंकवाद के मुद्दों को ही प्राथमिकता दे। ऐसा नहीं कि आतंकवाद भी ले लिया, व्यापार भी ले लिया, सांस्कृतिक सहयोग को भी ले लिया, पर्यटन भी ले लिया, खेल भी ले लिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ले लिया, तकनीक भी ले लिया। तो इतने सारे मुद्दों को लेकर चलेंगे तो निश्चित ही आपके पास अगर संसाधन नहीं है तो कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो सार्क में ऐसे कई बार देखने को मिलता है कि सार्क में सीमित मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो सीमित मुद्दों को लेकर चलना है, प्राथमिकता तय करते हुए मुद्दे निर्धारित करें और उस पर प्रमुखता से निर्धारित करें। इसके बाद हम देखते हैं आपसी सहयोग बढ़ाना। आपसी सहयोग बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय यही है विभिन्न सदस्य देश वे विभिन्न मामलों पर सहयोग बढ़ाए और किसी को भी असहमति होती है तो वह अपनी असहमति को प्रकट करें ताकि उनके बीच का रास्ता होगा उस रास्ते को निकाला जाए। इसके बाद हम देखते हैं आपसी विवादों मतभेदों को दूर रखना। तो कई बार सार्क जो मंच है वो आपसी मतभेदों को उजागर करने का मंच बन जाता है। तो देखिए होना ये चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी प्रकार का अगर विवाद है तो भारत और बांग्लादेश अपने स्तर पर उसको निपटा ले। अब ऐसा नहीं है कि आने वाला सार्क जो समिट है उसी में हम भारत को जवाब देंगे या भारत सोचे कि बांग्लादेश को जवाब देंगे। तो सार्क का उद्देश्य ये थोड़ी था जो आपके
मतभेद हैं उनको आप उजागर करो, सार्क की बैठक को आस्थगित करो, उसका काम तमाम करो, या उद्देश्य नहीं है। वही हम देखते कि आसियान के सफलता का सबसे बड़ा कारण है यही है कि आसियान देश के जो क्षेत्रीय देश हैं, जो सदस्य देश हैं, जो उनके आपसी विवाद होते हैं वे कभी भी आसियान के मंच पर उठाते नहीं। लेकिन सार्क में कई बार देखा गया है कि आपसी मतभेदों और विवादों को उठाया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं अधिसंरचना विकास। तो विभिन्न प्रकार की जो कनेक्टिविटी है, चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन संचार के जो विभिन्न प्रकार के सुविधाएं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन प्रकार की संरचनाएं जो है वहाँ विकास करेंगे तो निश्चय ही व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ेगा। और विभिन्न प्रकार के हम जानते हैं कि जो सार्क के विभिन्न देश हैं वो विभिन्न प्रकार के आपदाओं से ग्रस्त हैं। तो कभी कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं चक्रवात आ जाता है, तो विभिन्न प्रकार के आपदाओं सार्क के देशों में आते ही रहते हैं। तो निश्चय रूप से अगर इन देशों के बीच संपर्क रहेगा, इनके बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो निश्चित ही अगर कहीं आपदा आती है तो दूसरे देश तत्काल ही आसानी से उसे सहयोग उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, रोड अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा, तो निश्चय ही जो आपदा राहत और बचाव वो बहुत तेज़ी से होगा और जल्दी होगा, तो उसमें जान माल की हानि बहुत कम होगी। कई बार आपदा में नुकसान होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है उस आपदा के बीच जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वह बहुत देर से होती है। तो इस प्रकार के अगर अधिसंरचना में विकास करते हैं तो निश्चय ही देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं व्यापार को बढ़ावा। जैसा कि हमने देखा मात्र 3.5% का ही व्यापार होता है सदस्य देशों के बीच और व्यापार में कोई विशेष तरक्की नहीं हो पाई है। जबकि आसियान की हम देखें या बात करें, आसियान दिन पर दिन व्यापार उनके बीच बढ़ता जा रहा है। तो जब व्यापार बढ़ेगा तभी तो संबंध बढ़ेंगे, तभी तो संगठन आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो व्यापार बढ़ ही नहीं रहा है, स्थिर व्यापार हो रहा है। तो हमें यह भी प्रयास करना होगा, अगर सार्क में सुधार लाना है तो व्यापार को बढ़ाना होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। वीडियो को तभी लाइक और शेयर करना जब आपने कुछ नया सीखा हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में या कुछ भी समझ में नहीं आया और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।